प्रियांशुल का गेट झुका दे भाई। हाँ, मतलब नया चैप्टर तो था किरचॉफ के नियम, उसमें विद्युत सेल बताया मैंने कल, और फिर सेल का विद्युत वाहक बल भी बता दिया था। तुम कल आए नहीं थे क्या? अच्छा चलो, हाँ ऐसा हो सकता है, विद्युत सेल हेडिंग डलवाई दी है भाई। चलो, इलेक्ट्रिक सेल चैप्टर का क्या नाम था भाई? किरचॉफ के नियम। आगे, हाँ ये चैप्टर का नाम मैं ऊपर लिखता हूँ, किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परिपथ। ठीक है, पहले हेडिंग इलेक्ट्रिक सेल यानी कि विद्युत सेल, विद्युत सेल। ठीक है, इसमें लिखेंगे, देखो विद्युत सेल एक ऐसा सिस्टम निकाय होता है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है या बदल देता ही है। ठीक है ना, तो बस इतनी बात लिखनी है आपको। लिखो, विद्युत सेल एक ऐसा उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को, हाँ, विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है। अब हेडिंग डाल देंगे अगली, इतनी बात बहुत है, सेल का विद्युत वाहक बल। ये डाल देंगे, सेल का विद्युत वाहक बल, इसे शॉर्ट में ईएमएफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल भी कहते हैं इसको, ईएमएफ। लिखो, इसकी थ्योरी लिखो, फिर इसे मैं समझाता हूं। लिखो, आवेश को पूरे सेल में या पूरे परिपथ में, परिपथ या सिस्टम बोल सकते हो आप, में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा के, हाँ, प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा के, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा के अनुपात को, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा के अनुपात को विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल द्वारा दी गई ऊर्जा के सेल द्वारा दी गई ऊर्जा के अनुपात को विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो मान लो जैसा कि से कोई एक परिपथ है, ऐसे मान लो ये एक परिपथ है। ठीक है भाई, ये क्या हो गया? वैसे बेसिकली ई सेल ही होता है। ठीक है ना, प्लस और एक पे क्या होता है? माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, अब तुमने इस प्लस और माइनस वाले इसमें सिस्टम में क्या भी बह रही होगी इसके अंदर? धारा तो बहती है। धारा बह रही है किसकी वजह से? आवेश की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से बह रही होगी? आवेश की वजह से बह रही होगी। और ये कह रहा है कि इस परिपथ में जो इस सेल को जो कार्य करना पड़ता है, इस परिपथ को जो क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। किसके लिए कार्य करना पड़ता है इसको? आवेश को प्रवाहित करने के लिए। इस सेल को एक कार्य करना पड़ता है, एक वर्क करना पड़ता है इस आवेश को प्रवाहित करने के लिए। प्रवाहित का मतलब आगे भेजने के लिए एक प्रेशर एक तरीके से लगाना पड़ता है। तो वो हो गया, तो वो भी काम ही, जब बल लगेगा तो कार्य ही है। तो उसका जो अनुपात होगा इन दोनों का, कार्य का और उस आवेश का जो प्रवाहित करना है किसके अंदर? एक परिपथ के अंदर, तो उसी को हम सेल का क्या कहेंगे? ईएमएफ कहेंगे।
यानी कि ईएमएफ को हम शॉर्ट में किससे दिखा सकते हैं, ई से। तो फॉर्मूला हो गया ई इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, या ई बराबर किससे हो गया, डब्ल्यू बटे क्यू के हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। मात्रक तो बता ही दोगे इसका आप क्या होगा, बहुत सही, इसका जूल और इसका कूलाम, तो हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। नोट कर लेंगे फटाफट। मान लो एक परिपथ है, एक क्या है भाई, परिपथ है। तो एक परिपथ को एक कूलाम आवेश दिया, कितना कूलाम आवेश दिया भाई, एक कूलाम आवेश। तो बता सकते हो उस परिपथ में कितना कार्य लगा होगा। अगर एक कूलाम का आवेश दिया गया है तो 1 जूल का कार्य करना पड़ेगा परिपथ को। कितने जूल का कार्य करना पड़ेगा भाई, 1 जूल का कार्य करना होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। यदि परिपथ में एक कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाता है तो सेल द्वारा जो दी गई ऊर्जा है वो कितनी है, 1 जूल। कितनी है भाई, 1 जूल है। और अगर सेल का विद्युत वाहक बल देखें वो कितना आ जाएगा इस सिचुएशन में, ईएमएफ बराबर कितना हो जाएगा इस सिचुएशन में, ईएमएफ बराबर 1/1 बराबर कितना, 1, और मात्रक वही है जूल प्रति कूलाम, ठीक है ना। या फिर इसे सीधा सीधा आप जूल प्रति कूलाम को क्या भी कह सकते हैं, वोल्ट, क्या भी कह सकते हैं, वोल्ट भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो या तो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था उसमें अति लघु उत्तरीय में पिछली बार, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि उसमें से पूछा था कि एक परिपथ है उसे कूलाम आवेश देने पर, ठीक है नहीं, कितना कार्य होगा तथा कितना मतलब सेल को कार्य करना पड़ेगा तथा सेल का ईएमएफ कितना होगा। तो अब ऐसा तो बैठता ही नहीं दिमाग में कभी भी, आज कोई लगा कर आ जो है ना किसी का फॉर्मूला, कोई किसी चीज का फॉर्मूला, कोई किसी चीज का फॉर्मूला। तो कई सारे फॉर्मूले लगाने के बाद में ये चीज ध्यान में आई कि भाई एक कूलाम आवेश था, एक कूलाम आवेश, कार्य कितना पड़ा, 1 जूल। तो 1/1 बराबर कितना बैठेगा, एक ही तो बैठेगा बस, तो 1 वोल्ट सीधा सा ईएमएफ का मान। आगे अगली हेडिंग डाल देंगे टर्मिनल विभवांतर। हाँ इसे नोट करके डाल देंगे हेडिंग टर्मिनल विभवांतर। हाँ हाँ हो सकती है दूसरी भी, मतलब किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में क्या क्या कार्य है, दोनों का अनुपात के बराबर हो जाएगा, ये भी मानी जा सकती है। लेकिन परीक्षण आवेश नहीं है ना, टेस्ट थोड़े कर रहे हैं विद्युत परिपथ में, मतलब सेल में टेस्टिंग, सेल की तो वैल्यू फिक्स हो ना, देखा भी होगा आपने, लिखा हुआ है इसमें 5 वोल्ट या 10 वोल्ट जितने का भी है, तो वहाँ टेस्ट की बात नहीं है। हाँ बन सकती है, लेकिन इसी भी बन सकती है, ठीक है। तो टर्मिनल विभवांतर में क्या हो जाता है, बस सिंपल सा सिस्टम होता है टर्मिनल विभवांतर में। हाँ देखो मिटाऊं, तो इसका वैसे है तो यही सारा सेम फॉर्मेट है। इसमें टर्मिनल विभवांतर में इस तरीके से, मान लो इस सेल में जो खर्च हुई हुई ऊर्जा है वो जगह जगह पे खर्च हो रही, कहाँ पे हो रही, जो यहाँ पे खर्च होगी थोड़ी सी, फिर आगे को चल के यहाँ पे खर्च होगी थोड़ी सी, फिर यहाँ पे खर्च होगी। तो कितनी जगह ऊर्जा खर्च हुई है बताओ, सेल की 3 जगह पे खर्च हो गई। हमने मान लिया जहां पर वो पहली जगह खर्च हुई थी उसकी वैल्यू कितनी थी, जहां पर वो दूसरी जगह खर्च हुई कितनी थी, और जहां पर वो तीसरी जगह खर्च हुई वहां पे कितनी ऊर्जा खर्च हुई, W3, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला तो वही पता है, E बराबर किससे होता है, W अपॉन किससे होता है भाई, Q के होता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं इसकी W1 में किस आवेश के लिए खर्च हो रही है, किस आवेश को प्रभावित करने के लिए, Q आवेश को प्रभावित करने के लिए, किसे प्रभावित करने के लिए खर्च हो रही है ऊर्जा, Q को। W2 भी किसे प्रभावित करने के लिए, Q को, और W3 भी किसको, Q को। यानी कि सारी की सारी वैल्यू जो है ये खर्च हो रही है जो ऊर्जा, ये किसको भाई, प्रभावित करने के लिए, Q को। तो इनके लिए जो है अगर मैं पूछूं आपसे विभवांतर जो होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विभवांतर V1, यहाँ पर कितना हो जाएगा V2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा V3, अलग अलग विभवांतर भी उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। आवेश का मान यहाँ पर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो अगर मैं V1 का मान पूछूं आपसे तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, W1 अपॉन Q हो जाएगा। और अगर V2 की वैल्यू पूछूं तो क्या हो जाएगी, W2 अपॉन Q, और V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, W अपॉन
Q हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, यहाँ पर कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो विभवांतर को जोड़ देंगे। कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, E बराबर हो जाएगा V1 V2 और V3 प्लस में, ठीक है। और इनकी वैल्यू रख दो, कितनी है भाई, W1 अपॉन क्यू प्लस W2 अपॉन क्यू और प्लस में W3 अपॉन क्यू, मैंने Q2 कर दिया, E बराबर। अब आगे बता सकते हैं आप क्या होगा, यहाँ पे क्या चीज ऐसी है जो आपको दिख रहा है कि ये क्या आ रही है भाई, कॉमन आ रही है, क्यों कॉमन आ रही है, तो एक 1 अपॉन क्यू कॉमन आ रही है, क्या आ रही है, 1 अपॉन क्यू कॉमन आ रही है, 1 अपॉन क्यू और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, दैट्स इट। नोट कर लिया भाई, फटाफट नोट कर लेंगे। हाँ सही बात है भाई, ये भी उम्र है, दिन छट लिए। एंड मैन छोड़ लिया ना बस उठा के, हाँ अनसोल्ड ला के उसे सोल्व करना। हेडिंग डालने किरचॉफ का नियम, क्या डाल दी भाई, स्केच के नियम, इसे मिटा दो क्या, इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ के नियम आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है भाई। किरचॉफ के नियम, इसमें लिखो भाई, पहला और दूसरा दो नियम है इसके, तो पहला नियम लिखेंगे, पहले डाल देंगे प्रथम नियम, ठीक है। मैग्लो बहुत पुराना साइंटिस्ट है, 1842 में दिए थे इसने नियम अपने, ठीक है ना। बहुत सारे जो परिपथ होते हैं, परिपथों में जो धारा का प्रवाह होता है, परिपथ समझिए कि सर्किट जिन्हें बोलते हैं, सर्किट में धारा कैसे फ्लो हो सकती है, वो नियम इसने बताए थे 1842 में। तो यानी कि बहुत साल पुरानी बात हो गई, सालों साल सदियाँ चली गई हैं भाई, ठीक है, काफी साल हो गए, नहीं हो गए, हाँ तो ये है, नहीं 200 तो हो ही नहीं खैर। तो पहला प्रथम नियम डाल देंगे इसका, हाँ प्रथम नियम में लिखेंगे, पहले नियम में लिखेंगे भाई, किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ यानी एक सर्किट जो होता है बिजली का, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि, संधि बोलते हैं जहां पर परिपथ आके जुड़ता है, जॉइंट करता है ना, जहां पर परिपथ आगे क्या कर जाता है, जॉइंट कर जाता है, जुड़ जाता है,
किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग, योग का मतलब उनका जोड़, मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य होता है। मिलने वाली सभी धाराओं का योग कितना होता है भाई? शून्य होता है। जैसे मान लो O पॉइंट है और यहां पर कुछ इस प्रकार से, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर धारा आ रही I1, यहां पर आ रही I2 और यहां से निकल रही है I3, यहां से निकल रही है I4 और यहां से निकल रही है I5। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो धारा होगी ना उसकी वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि जितनी धारा यहां से आ रही उतनी इन तीनों में से निकल गई, तीन तारों में से इतनी दो में से आ रही, यहाँ पर कितनी रह जाएगी? एग्जैक्ट 0 रह जाएगी, क्योंकि वो सारी धारा जो भी आवेगी यहाँ उनमें को निकल जाएगी। हाँ, संधि का मतलब जोड़, सुना नहीं है? कब्जा संधि, ये संधि है, जोड़ है हमारा। हाँ, उसे बोल रहे हैं सारे तार यही नहीं जुड़ रहे क्या इसमें भाई? यहाँ ये भी जुड़ रहे हैं, निकलने वाले भी यहीं जुड़ रहे हैं, आने वाले भी यहीं जुड़ रहे हैं और जाने वाले भी यहीं जुड़ रहे हैं। तो यूं पूछ रहा है यहाँ कितनी रहेगी धारा? यहाँ तो 0 ही रहेगी ना, क्योंकि जो आई यहाँ से वो यहाँ से निकल गई, तो बचे क्या यहाँ? 0। तो कुल मिला के हम इसे दो तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो दिखा सकते हैं कि I1 जमा I2 बराबर होगी I3 प्लस I4 प्लस I5 के। इसने कहा भाई इन दोनों की धाराओं का योग इन तीनों की धाराओं के योग का क्या होगा? बराबर। एक तरीका तो ये है दिखाने का इसका। एक तरीका और भी है इसके दिखाने का। एक पहले फॉर्मेट से आप ऐसे दिखा लो, या दूसरा फॉर्मेट ऐसा है कि I1 जमा क्या हो जाएगा I2 और माइनस 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 I5। ये जितनी इन दोनों में गई उतनी इन तीनों से निकल गई। ये माइनस मत तो चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई, बस नोट कर लेंगे फटाफट। और बराबर क्या कर देंगे? सारों का योग कितना है भाई इनका? 0। इस वाले में 0 कर देंगे, बराबर 0 शून्य। ये बस, हाँ पहला हो गया बस, ये डायग्राम बनाना और ये बनाना, खत्म। पहला किरचॉफ का नियम हो गया धूमधाम से आपका। कर लिया भाई? क्या डाल देंगे? दूसरा नियम डाल देंगे। दूसरा नियम, इसका दूसरा नाम भी है, अथवा बंद पाश का नियम भी कह देते हैं इसे, या खाली पाश का नियम कह देते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम है, पाश का नियम भी से कह देते हैं। इसके लिए मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। मिटा दो इसे। फोन दिखाइए भाई अपना एक। अच्छा कोई नहीं, मुझे भी टाइम ही देखना बस। तो द्वितीय नियम, या इसे क्या भी कहते हैं भाई? बंद पाश का नियम भी कहते हैं, बंद पाश का नियम। तो इसके लिए एक डायग्राम समझेंगे पहले, फिर हम जो है इसे करेंगे, फिर इसे मतलब देखेंगे। तो एक डायग्राम देखेंगे, यहाँ पर पाश बनेंगे दो। पहला सेल लगी हुई होगी एक तो, फिर प्रतिरोध, माइक कैसे? अच्छा चलो कोई बात नहीं।
और फिर दूसरा सेल लगा हुआ है नीचे, एक और सेल है, फिर यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है एक आपका, और फिर ये यहाँ पे आगे को जाके बंद कर दिया इसने ऐसे। एक पास तो ये हो गया, फिर एक और पास लगा रखा है, उसमें इन्होंने सेल तो नहीं दिया, यहाँ पर कोई सेल नहीं दिया, नीचे आए, लेकिन प्रतिरोध दे रखा है यहाँ पर भी, और ये भी बंद कर दिया, ठीक है। और इसे बीच वाली लाइन को नाम दिया है इन्होंने ए, और इसे नाम दिया है क्या भाई, डी, ठीक है। और यहाँ पर दो सेल लगे हुए हैं, पहले का क्या नाम है E1 और दूसरे का क्या नाम है E2, दो सेल लगे हुए हैं, एक ऊपर और एक नीचे की साइड में, E1 और E2, ठीक है। अब यहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि एक धारा सेल E1 से धारा निकल रही है I1, कौन सी धारा निकल रही है यहाँ से, I1। सेल E2 से कौन सी धारा निकल रही होगी भाई, I2, और ये धारा यहाँ आके मिल गई होगी नीचे, जब यहाँ मिल गई होगी तो यहाँ क्या होगा, ये I1 जमा I2, I1 प्लस I2, इस वाले प्रतिरोध में वो जो धारा निकल रही होगी वो I1 प्लस I वो निकल रही होगी। प्रतिरोध कितने लग रहे हैं यहाँ पर, 3, पहले वाले को क्या मान लेंगे R1, दूसरे वाले को R2, तीसरे वाले को R3। प्रतिरोध बोलते हैं जो धारा का विरोध करता है, जाइए, जो धारा क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसने ये कहा कि मान लो इसमें देखेगा, पहले पास में देखिए, दूसरे में भी देखिए चाहे, ठीक है, नहीं, इसमें धारा और प्रतिरोध है, क्या है भाई, धारा और प्रतिरोध। ये कह रहा है अगर आप सारी धारा को मिला लो और सारे प्रतिरोध को मिला लो, जितने भी है, समस्त धारा तथा समस्त प्रतिरोध, समस्त का मतलब सारी धाराएं तथा सारे ही प्रतिरोध, प्रतिरोध भी सारे यानी कि 1 2 3 जितने भी हैं, सारी धाराएं तथा सारे प्रतिरोध का अगर गुणनफल कर लियो, समीशन वर्ड लगता है सारे के लिए, समीशन वर्ड किसे लगता है, सारे के लिए। तो इन सारों का बीजगणितीय योग, कैसे योग, बीजगणितीय, बीजगणित का मतलब समझ गए, यानी कि मैथमेटिकल जो योग होगा, जोड़ होगा, वो समीशन में ही बराबर हो जाएगा किसके, ई के, विद्युत वाहक बल के। तो यानी कि सारी धाराओं का और सारे प्रतिरोधों का जो गुणनफल होगा, क्या होगा, गुणनफल होगा, उनके सारों का मान किसके, सारे के मान के बराबर हो जाएगा, विद्युत वाहक बल के बराबर हो जाएगा। यही किसका नियम था, किरचॉफ का दूसरा नाम या बंद-पाश का नियम था। तो समीशन आई आर बराबर हो जाएगा समीशन ई के। हाँ, बस ये सीधी सी बात, ये E1 से तो निकल रही है ना धारा, ठीक है नहीं, और R तो है ही, R क्यों है, क्योंकि प्रतिरोध उत्पन्न होगा ही होगा, बस 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 ई के बराबर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीशन आई आर बराबर किससे कर दो, समीशन ई के। तो यही था आपका द्वितीय नियम, भी हो गया हो तो मुझे बताओ आप। फिर हम व्हीट स्टोन सेतु की बात करेंगे, बहुत धमाकेदार चीज है, हाँ एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज यहीं रहने देते हैं फिजिक्स में, ठीक है। कल हम, क्योंकि व्हीट स्टोन से तो बड़ा टॉपिक है, तो ये पूरा होने का भी नहीं आज, टाइम की कमी की वजह से, ठीक है। हाँ, बीच में छोड़ना अच्छा नहीं लगता मुझे, क्या नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, हाँ बुरा लगे हैं, हाँ, तो इसलिए जो है हम कल कोई करेंगे।